कमेंट भी खोल दीजिएगा। हाँ, बहुत सही। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अरुण मिश्रा, टीचर्स एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, सुपर टेट का खासकर बाल विकास का सेगमेंट जो आपके शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल विकास के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और सेशन आप देख पा रहे होंगे कि भाई लगातार टीचर्स एकेडमी परिवार के द्वारा सभी विषय विशेषज्ञों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसी क्रम में आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक बार सेशन के साथ सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं और एक दूसरे के साथ शेयर कर दें। मैं मानता हूं कि बाल विकास का सेगमेंट आप सभी लोग बहुत इंतजार कर रहे थे और एक लंबे अवधि के बाद आपके साथ भाई मैं जुड़ रहा हूं और आपका स्नेह, आपका लगाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर आप मानते हैं इस बात को कि भाई बाल विकास आपके लिए जरूरी है, खासकर शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में। तो चले हम लोग शुरुआत करेंगे आज की प्रैक्टिस सेशन की। और प्रैक्टिस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके विगत शिक्षक भर्ती एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आपके सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चले, देख पा रहे होंगे कि यूपी टेट के भावी शिक्षक बैच के लिए जो सभी विषय विशेषज्ञों के एक तरीके से आप कह रहे हैं अपने विषय के जितने भी महारथी हैं, इनमें आप देख पा रहे होंगे सभी फैकल्टीज आपके सामने। चल, आपका 20 जुलाई से जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच शुरू हुआ था, इस बैचेस में आपके लिए बहुत ही फैसिलिटीज दी गई कि भाई आपके 10 मॉडल पेपर आपके लिए बनाए जाएंगे और निःशुल्क ये बनाए जाएंगे, चाहे आप संस्थान के हों ना हो। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए उपस्थित है और दोनों मोड में जो मॉडल पेपर होगा, जरूरी नहीं है कि आप संस्थान के साथ ही हैं और संस्थान में आप प्रवेश लिए हैं तो, नहीं तो ऑफलाइन पे आप आ सकते हैं और ऑनलाइन आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चले फटाफट सभी लोग अपने प्रश्न की श्रृंखला के साथ जुड़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। जितने भी भावी शिक्षक साथी हैं वो सभी बाल विकास के सेगमेंट के साथ लगातार आपका 6 बजे से 7 बजे तक ये सेशन चलने वाला है और आप सभी सेशन के साथ अवश्य जुड़े। तो चले देखते हैं, अपराधी बालक कौन होते हैं? पहला क्वेश्चन है आपके लिए। चले, टाटा आईपीएल ब्यूटीफुल मिश्रा जी, ममता गिरी जी, हर हर महादेव, गौरव कुमार बेस्ट टीचर फॉर सीडीपी, ये सभी आप सबका स्नेह है, लगाव है और आप सभी के स्नेह के माध्यम से ही आप ये कह सकते हैं कि कोई भी शिक्षक अपने भाई उच्चतम श्रेणी को प्राप्त करता है और आप सभी लोग सेशन के साथ हैं। तो चले, कमेंट भी लूंगा आप सभी का। तो चले एक बार सभी लोग पहले प्रश्न का जवाब दे, अपराधी बालक कौन होते हैं। बोर्ड पर आपका क्वेश्चन खुल चुका है तो फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए कहता है जो असामाजिक कार्य करते हैं, बी कहता है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, सी कहता है जो कक्षा में अव्वल होते हैं और जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। अपराधी बालक कौन है? तो इस प्रश्न में आप देखेंगे कि जो समाज में नहीं रहना चाहता वो अपराधी की श्रेणी में नहीं आता, या जो कक्षा में अव्वल बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, वो अपराधी बालक की श्रेणी में नहीं आता, और जो शिक्षक के लिए सरदर्द हो, कक्षा में उपद्रवी जो कार्य कर रहे हैं, ये आप अपराधी बालक में नहीं रह सकते। ये अनुशासनहीन बालक हो सकते हैं जो शिक्षक के सर में दर्द उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो असामाजिक बालक है, अनैतिक बालक है, अचारित्रिक बालक है, वो अपराधी बालक की श्रेणी में आता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के किस चर में आता है? अभी ऑफलाइन में यह भी पाठ्यक्रम मैंने पढ़ाया है कि पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, शिक्षण में जो चर हैं ये शिक्षण के चर 3 होते हैं। अब 3 चरों में आप पाठ्यक्रम को किस चर में शामिल करेंगे? तो आश्रित चर में आने वाला जो चर है वो छात्र है या विद्यार्थी को कहते हैं। मध्यस्थ चर कौन है? तो आप कहेंगे पाठ्यक्रम जो होता है ये मध्यस्थ चर है। स्वतंत्र चर कौन है? तो शिक्षक है। ध्यान देंगे,
आश्रित चर का अर्थ हो जाता है कि आप आश्रित हैं किस पर, आप आश्रित हैं शिक्षक के शिक्षण कौशल पर, शिक्षण विधि पर। तो आप कहेंगे मध्यस्थता का कार्य कौन करेगा, तो पाठ्यक्रम करेगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलें फटाफट सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। स्मिथ ने शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक किसे माना है, तो कहेंगे अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को या पाठ्यक्रम को। शिक्षण में त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में कार्यवाहक की श्रेणी में कौन आएगा, तो शिक्षण के क्षेत्र में कार्यवाहक की श्रेणी में अभिभावक नहीं आते, शिक्षक या पाठ्यक्रम नहीं आते, कार्यवाहक की श्रेणी में शिक्षक को रखा जाता है। बीएम स्मिथ की जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, कार्यवाहक का अर्थ होता है कार्य को संचालित करना या कार्य को जो लेकर चलने वाला होगा वो व्यक्ति कौन होगा, कार्यवाहक होगा। तो शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक की भूमिका में शिक्षक को रखा जाता है। चले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, ध्यान देंगे। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम माना जाता है। यह किसने कहा, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने, गैने ने या हल ने। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। यह कोटेशन किसका है या कथन किसके अनुसार है, तो कहेंगे यह कोटेशन आप वुडवर्थ के अनुसार लेकर चलते हैं। यह वुडवर्थ का मानना था कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। चले सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहेंगे। ममता गिरी जी, चले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तत्परता का नियम किसने दिया, यह सीखने का नियम है और अधिगम का सबसे बेहतर नियम के रूप में जाना जाता है। तत्परता का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, कहेंगे इवान पी पावलोव ने, एबिंगहास ने, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने या बीएफ स्किनर ने। तो ध्यान देंगे सीखने का यह मुख्य नियम के रूप में जाना जाता है, सीखने का मुख्य नियम के रूप में जाना जाता है। और सीखने के मुख्य 3 नियम होते हैं, आप कहते हैं तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ये 3 नियम मुख्य नियम में होता है। ये नियम सीखने के किस सिद्धांत में दिया गया, तो आप कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में यह सीखने का मुख्य नियम दिया गया। तो इस सिद्धांत से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक कौन है भाई, तो आप कहते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा सीखने के 3 मुख्य नियम में तत्परता का नियम डाला गया है। क्लियर है, चले उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और सभी लोग फटाफट सेशन में कमेंट करते रहें, जिससे आप ध्यान देंगे कि भाई आपके द्वारा जितने भी प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे वो एनर्जी प्रदान करेगा हमें, और कोशिश ये करेंगे कि भाई सही उत्तर का जिससे कि आप लोग फटाफट दें। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है, सभी लोग कमेंट करेंगे इस प्रश्न का। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। तो रॉस ने संवेग को 2 प्रकार में बांटा, 3 में, 4 में या 5 प्रकार में बांटा है, सभी लोग कमेंट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है। तो ध्यान देंगे रॉस महोदय ने संवेग को 3 प्रकार में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। चले भारत के संविधान में किसके लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, भारत के संविधान में
किसके लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? कहेंगे सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो ध्यान देंगे, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जब बात होती है तो आप कहते हैं आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन की चर्चा करते हैं। राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 वर्ष के सामान्य बालक की चर्चा होती है। सामान्य बालक का अर्थ होता है वह बालक जो विशेष आवश्यकता की श्रेणी में ना आए या शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तो इन बालकों को 6 से 14 वर्ष की श्रेणी मानी जाती है। लेकिन वह बालक जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, इन बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष आप कहेंगे विशेष आवश्यकता की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। तो इन बालकों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आप देखेंगे भारत के संविधान में किसके लिए निशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है? तो 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की चर्चा की जाती है, जिसे आप राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न बनाए जाते हैं। चले, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा? ध्यान देंगे, मोटिवेशन की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। तो कहेंगे विलियम मैकडूगल ने कहा, कर्ट लेविन ने, सिगमंड फ्रायड ने या बीएफ स्किनर ने। आप जानते हैं कि 14 जो मूल प्रवृत्तियां हैं जन्मजात होती हैं। तो इन 14 मूल प्रवृत्तियों की जो बात होगी, जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, इन्हीं जन्मजात मूल प्रवृत्तियों से 14 संवेग भी बंधे हुए हैं। तो जन्मजात मूल प्रवृत्तियां अभिप्रेरणा की व्याख्या के रूप में देखा जाएगा। यह किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा भाई? तो जन्मजात मूल प्रवृत्तियों की जब चर्चा हो तो मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात रूप बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो आप कहते हैं विलियम मैकडूगल है। तो यह कोटेशन विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया, यह विचार विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया कि भाई अभिप्रेरणा जो है यह व्याख्या करती है जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। क्लियर है? चले, सभी लोग कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके बाल विकास के सेगमेंट में शामिल किया गया है। चले, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रेरक है जो जन्मजात नहीं होता? तो कहेंगे भूख, प्यास, आदत या नींद। तो जन्मजात प्रेरक के रूप में किस प्रेरक को नहीं माना जाता? तो भूख जो है बेटे, ये कहीं ना कहीं आप कहते हैं क्या ये जन्मजात बंधा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग कमेंट करेंगे। भूख और प्यास ये क्या है? जन्मजात बंधा हुआ है। नींद भी जन्मजात प्रेरक के रूप में होता है। लेकिन आपकी जो आदत विकसित हुई है, आपकी जो हैबिट विकसित हुई है, ये जन्मजात प्रेरक के रूप में नहीं माना जाता। यह जन्मजात प्रेरक के रूप में नहीं माना जाता, ये अर्जित प्रेरक के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि आदत जो है यह किसी व्यक्ति के व्यवहार को विकसित के रूप में देखा जाता है, इसलिए आदत जन्मजात प्रेरक के रूप में नहीं माना जाता। चले, चित्ररंजन जी ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलिए फटाफट कमेंट करते रहेंगे सब लोग। आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया माना जाना चाहिए? चले, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? अध्यापक केंद्रित, समुदाय केंद्रित, छात्र केंद्रित या इनमें से कोई नहीं? चले, क्वेश्चन नंबर 10 का सब लोग फटाफट जवाब देंगे। शिक्षण को कौन सी प्रक्रिया मानना चाहिए? अध्यापक केंद्रित, समुदाय केंद्रित, छात्र केंद्रित या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान देंगे, जब शिक्षण अगर अध्यापक केंद्रित होगा तो आप वैदिक शिक्षण प्रणाली की ओर चले जाएंगे, जहां पर छात्र पूर्णतः आश्रित हो जाएगा किस पर भाई? तो आप कहेंगे शिक्षक पर।
जहां पर पाठ्यक्रम भी शिक्षकों के अनुसार बनाया जाएगा। शिक्षण ही कभी आप देखेंगे शिक्षण भी पूरी तरीके से अध्यापकों के इर्द गिर्द घूमेगा तो यह अध्यापक केंद्रित नहीं हो सकता। किसी समुदाय या कम्युनिटी या आप कह सकते हैं संस्कृति से जुड़कर शिक्षण को नहीं देखा जा सकता। लेकिन मेरी राय अगर माना जाए तो शिक्षण को छात्र केंद्रित ही रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षण छात्र केंद्रित होने पर आप ध्यान देंगे कि शिक्षण की प्रक्रिया आप बालकों के लिए निर्धारित करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों के लिए करते हैं। तो सभी आप कहेंगे कि आप अपनी राय में ये माने कि शिक्षण छात्र केंद्रित ही होने चाहिए। चले चित्रंजन जी, वेरी गुड, ऑप्शन सी। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवजात शिशु का भार होता है, यह प्रश्न आपका वृद्धि एवं विकास से डाला गया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से डाला गया है, जहां पर शिशुओं के भार, शिशुओं के विकास की चर्चा होती है। तो नवजात शिशु का भार कितना होता है? ध्यान देंगे 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। तो जब आप वृद्धि विकास को बेहतर तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो शैशव अवस्था जब बालक जन्म लेता है तो नवजात शिशु के भार के रूप में यहाँ पर 7 पाउंड की चर्चा होती है। इसलिए कहेंगे नवजात शिशु के भार क्या होंगे भाई? 7 पाउंड होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल, टर्मैन, थॉर्नडाइक या बर्ड? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसी बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत, रेत का सिद्धांत, बहुतत्वों के रूप में जाना जाता है, जहां पर एडवर्ड थॉर्नडाइक का मानना था कि जो बुद्धि है इस बुद्धि में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़कर बड़े बुद्धि का निर्माण करते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़कर बड़े बुद्धि का निर्माण करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़ते तब है जब ये दूसरे के उभयनिष्ठ होते हैं, या मैं ये कहूं कि एक तत्व दूसरे तत्व के जो सर्वाधिक करीब होंगे, जो दूसरे तत्व के सर्वाधिक करीब होंगे, यही दो तत्व जोड़कर एक बड़े बुद्धि का निर्माण होता है। ये किसने कहा? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कहा। इसलिए कहेंगे बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय हैं, जिसे बालू का सिद्धांत, रेत का सिद्धांत, इन सभी के नाम से जाना जाता है। चले देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद है यह सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? सभी लोग कमेंट करेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल कैरिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। सभी लोग कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। तो ध्यान देंगे, एनसीटीई का अर्थ नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से नहीं माना जाता, नेशनल कैरिकुलम टेक्निकल एजुकेशन से नहीं माना जाता। एन का अर्थ होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कहेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इज द राइट आंसर बच्चे। चले नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। उम्मीद है आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व अनुच्छेद 46 किसके कल्याण से संबंधित है? ऑप्शन कहता है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से,
विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से या क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। चले फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। भावी शिक्षक गण, मेरे सहभागी साथी सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 जो कल्याण से संबंधित है वो कौन से व्यक्ति हैं भाई? तो आप कहेंगे आर्थिक रूप से जो पिछड़े व्यक्ति हैं ये इनके कल्याण से यह अनुच्छेद संबंधित है। अनुच्छेद 41 व अनुच्छेद 46 आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के उपागम से संबंधित है। चले, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? ध्यान देंगे, यह आप जब प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं, प्रारंभिक भारतीय शिक्षा की जब बात करते हैं तो यहाँ पर वैदिक कालीन शिक्षा की बात होती है। और वैदिक कालीन शिक्षा मैंने सभी को बेहतर तरीके से पढ़ाया है कि वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा प्रदान किया जाता था कुछ संस्कार को पूरा करने के बाद। तो जो संस्कार चलाए गए वैदिक कालीन शिक्षा में, इन संस्कारों में 3 मुख्य संस्कार होते थे। पहला आप कहते थे जब बालक विद्या आरंभ संस्कार की ओर हो, विद्या आरंभ संस्कार की ओर हो। दूसरा आप ये कहते थे कि इन बालकों का आश्रम में प्रवेश तब होगा जब इनका उपनयन संस्कार होगा, उपनयन संस्कार होगा जिसे आप कहते हैं जनेऊ संस्कार। तीसरा जो इनका संस्कार मनाया जाता था भाई उसे कहा जाता था समापवर्तन संस्कार, समापवर्तन संस्कार। ये 3 संस्कार होते थे। इन 3 संस्कारों में जिसे आप लास्ट का कहते थे दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह। इसके बाद बालक अपने आश्रम से निकलकर कहाँ जाता था भाई? समाज में जाता था और समाज के कल्याण की कार्य करता था। तो ध्यान देंगे, उपनयन संस्कार तो ये वैदिक कालीन का दूसरा संस्कार माना जाता था। और उपनयन संस्कार किसमें चलाया गया? तो आप कहेंगे वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार चलाया जाता था। और वैदिक कालीन शिक्षा में जब बालक आश्रम में जाता था, गुरुकुल पद्धति में शिक्षा ग्रहण करने जाता था, तो इस संस्कार के पूर्ण होने के बाद ही वह गुरुकुल में प्रवेश करता था और एक सन्यासी की भूमिका में अपनी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा को पूर्ण करता था। आप जानते हैं वैदिक कालीन शिक्षा में आप बालकों को क्या पढ़ाया जाता था भाई? तो जब उनका उपनयन संस्कार हो जाएगा तो ये वेद, वेदांग, उपनिषद की जानकारी लेते थे और ये मौखिक रूप में इनकी जानकारी लेते थे। वहां जो कौशल और स्किल बताए जाते थे वो स्किल क्या था भाई? वो स्किल मौखिक था। वहां मौखिक विधि का उपयोग किया जाता था। चले सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहेंगे भाई। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में, ध्यान देंगे, यदि मेरा विद्यार्थी अधिकांश कार्य स्वयं से करना प्रारंभ कर दे तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है या आत्मनिर्भरता पैदा होती है। चले, अगर आप अधिकांश कार्य स्वयं से करना शुरू कर दें तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप में विकसित होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर सभी लोग देंगे भाई। चलें तो ध्यान देंगे, अगर मेरा विद्यार्थी अधिकांश अपना कार्य स्वयं से करेगा तो उसकी शारीरिक शक्ति या मानसिक शक्ति या परिश्रम करने की भावना जागृत नहीं होगी। मैं ये मानूंगा कि मेरा जो छात्र है वह अब आत्मनिर्भर हो रहा है, आत्मनिर्भरता की भावना मेरे छात्रों में उत्पन्न हो रही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा भाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी भी बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। ये पर निर्भरता की जो भावना है, दूसरों पर आश्रित होने की जो भावना है, ये भावना
मैं अपने छात्रों में विकसित होना नहीं चाहता, इसलिए कहेंगे आत्मनिर्भरता की भावना मेरे छात्रों में उत्पन्न हो रहा है। चले, अभिषेक पाल जी 16 का डी, ममता गिरी जी 15 का ए, वेरी गुड। चले फटाफट सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। अभिषेक पाल, माय राइट सर, वेरी गुड बच्चे। मैं मानता हूं कि मेरा जो छात्र है और जो लगातार पढ़ रहा है, लगा हुआ है अपने क्षेत्र में, वो जो परिश्रम कर रहा है उसका प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकता। चलिए, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निम्नलिखित में से जन्मजात प्रेरक कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है निद्रा, खेलना, प्रशंसा या क्रोध। चले, जन्मजात प्रेरक के रूप में आप किसे मानेंगे? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे तो जन्मजात प्रेरक की अगर बात होगी, बाय बर्थ अगर बात होगी, तो बेटे बाय बर्थ में आप कहते हैं भूख, प्यास, निद्रा, ये क्या है? ये जन्म से ही बालक लेकर आते। बाकी आपके द्वारा खेलना ये जन्मजात, या प्रशंसा या क्रोध ये जन्मजात अभिप्रेरक नहीं होते। इसलिए कहेंगे ये क्वेश्चन नंबर 17 पहले से खुद ये शोर कर रहा है कि इस प्रश्न का जवाब मैं ही हूं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं यहां पर तो देखेंगे कि जन्मजात के रूप में अगर भूख, प्यास और निद्रा तीसरे ऑप्शन में रखा हुआ था और वहां पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो वहां आप जन्मजात के रूप में नहीं मारे थे और यहां आपसे पूछ रहा है जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है, तो आप कहेंगे आपके द्वारा जो भरपूर निद्रा ली जाती है, उस भरपूर निद्रा की अगर मैं बात करूं तो यह जन्मजात अभिप्रेरक है। इसे बाह्य वातावरण में किसी के द्वारा अर्जित नहीं किया गया, विकसित नहीं किया गया, तो आप कहेंगे कि निद्रा क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक है। चले, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? चलें, आप भी एक भावी शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित करने जा रहे हैं, तो आप जब अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे तो आप एक कुशल अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? छात्रों को दंडित करना चाहिए कि आप प्रारंभ कर रहे हैं और छात्रों को तुरंत से दंडित करना शुरू कर दें। चुटकुले सुनाना चाहिए। आप जब अधिगम प्रक्रिया की प्रारंभ करें तो पहले ही बालकों के सामने 2-4 जोक फेंक दें, चुटकुला सुना दें। चले, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए या आराम करनी चाहिए? तो ध्यान देंगे, जब एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करना होगा तो उन अधिगम को प्रारंभ करने से पहले वहां अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी होगी, अधिगम वातावरण को निर्मित करना होगा। इसलिए कहेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक वहां पर पहले अधिगम परिस्थितियों को निर्मित करता है, अधिगम वातावरण को बनाता है, अधिगम की सकारात्मक वातावरण को निर्मित करता है, जिससे बालक अधिगम की प्रक्रिया से बेहतर तरीके से जुड़ सके। क्लियर है? बेहतर तरीके से अगर अधिगम परिस्थितियों में जोड़ना है तो आप पहले वहां सकारात्मक वातावरण को निर्मित करेंगे। क्लियर है? चले, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? चले, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या इनमें से कोई नहीं? चले फटाफट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? चले कमेंट करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। अरे वहां जाके देखिए भाई। चले, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो आप देखेंगे चलो, इस प्रश्न का जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो साइजॉइड जो वर्ग है इनमें बालक को जो रखा जाता है, इन बालकों में मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वालों को नहीं रखा जाता। प्रतिभाशाली या प्रखर बुद्धि वाले शामिल नहीं होते, तो कहेंगे दुबले पतले या शरीर लंबे शरीर वाले। लेकिन साइजॉइड जो वर्ग है इनमें से किसी भी वर्ग को नहीं मानता, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? साइजॉइड वर्ग में जो बालक आते हैं वो बालक कैसे होते हैं? ये बालक एक तरीके से विक्षिप्त अति आवश्यकता वाले बालक होते हैं, इसलिए इनमें से कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन है जो साइजॉइड वर्ग में आता हो। चले, विशिष्ट बालक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे भाई। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा बालक शामिल होगा? तो विशिष्ट बालकों में आप विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शामिल करते हैं, जिनके लिए विशेष प्रावधान किया गया जाता है और इनके लिए विशेष एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की विशेषता होती है या इनके लिए उपलब्धता कराई जाती है। इसलिए विशिष्ट बालक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आएगा? तो आप देखेंगे पिछड़ा बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आता, प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि बालक नहीं आते, ये सभी सामान्य कक्ष में बालक अपने अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। लेकिन यहाँ पर विशिष्ट बालक पूछ रहा है, तो विशिष्ट बालक इनमें से कोई बालक नहीं आता, इसलिए इनमें से सभी को आप धीरे से आप दे दें, क्योंकि ध्यान देंगे प्रतिभाशाली की श्रेणी में, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आपके प्रतिभाशाली भी आते हैं, मंद भी आते हैं, और इसके साथ साथ वो पिछड़ा बालक भी आता है जो विशिष्ट बालक के रूप में होता है। आप लोग विशिष्ट बालक के रूप में किसे मानते हैं? तो आप लोग विशिष्ट बालक के रूप में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से अपंग बालकों को मानते हैं। ऐसा नहीं होता, इनके लिए भी विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है। अगर कोई प्रतिभाशाली बालक हो, वो भी आपके कक्षा का विशिष्ट बालक होगा। जो लास्ट बेंच की ओर बैठता है, जिसे आप मंद बुद्धि की श्रेणी में डाल देते हैं, ये भी विशिष्ट बालक होगा। तो इनकी भी एक श्रेणी आप अपने कक्ष में बनाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी ऐसे बालक हैं जो विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है? विशिष्ट की श्रेणी में ये सभी बालक आते हैं जो बालक आप यहाँ पर देख रहे हैं। चल, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया? बी.एन. झा के अनुसार, बी.एफ. स्किनर के अनुसार, डेविस या वुडवर्थ के अनुसार? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो ध्यान देंगे, मनोविज्ञान लेकर किसे चलता है भाई? तो व्यवहार को लेकर चलता है, और व्यवहार के द्वारा शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन या व्यवहार बदलाव को देखने को मिलता है। तो ध्यान ये देंगे, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो आप देखेंगे बी.एफ. स्किनर
जो मनोविज्ञान में व्यवहारवाद से जुड़े हुए सिद्धांतों की रचना की, जिसे आप क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो आप कहते हैं B.F. स्किनर के अनुसार यह विचार दिया गया। चले, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? जो आधुनिक मनोविज्ञान है इसका अर्थ क्या है? तो जब आप मनोविज्ञान को देखते हैं तो मनोविज्ञान प्रारंभ में जो था उसमें 4 खंड आप विभाजित करते हैं। मनोविज्ञान आपके पास आया था, अरस्तु लेकर आए थे आत्मा के रूप में। मनोविज्ञान आपके पास मन के रूप में आया था, पोम्पोनोजी महोदय लेकर आए थे। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, लेकर कौन आया था भाई? तो आप सीधे कहते हैं विलियम जेम्स, विलियम वुंट जैसे मनोवैज्ञानिक। वहीं आज मनोविज्ञान कहाँ है? तो मनोविज्ञान व्यवहार के पास है, लेकर आने वाले कौन है भाई? वॉटसन महोदय है। तो इस मनोविज्ञान में बहुत सारे परिवर्तन हुए प्रारंभ से लेकर अब तक। तो ये जो आधुनिक मनोविज्ञान है, अब का जो मनोविज्ञान देख रहे हैं, वह किससे जुड़ा हुआ है? व्यवहार से संबंध रखता है, व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए कहेंगे मनोविज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार के अर्थ के साथ या व्यवहारवाद के अर्थ के साथ। क्योंकि आप जानते हैं मनोविज्ञान जब 16वीं शताब्दी में आया और यहाँ पर 20वीं शताब्दी में आप क्या हुआ भाई? मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द जुड़ा। देखेंगे 4 शताब्दी के बीच के अंतराल में मनोविज्ञान में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिले थे। चले, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? चले, सभी लोग कमेंट करेंगे हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। ये बहुत ही प्रश्न ही जबरदस्त है, क्योंकि अक्सर आपसे यह पूछा जाता है किस आयु वर्ग में बालक शब्दों को पहचानने लगता है, वाक्यों को बनाने लगता है, अक्षरों को पहचानने लगता है। तो यहीं से यह प्रश्न आपके लिए बनाया गया कि हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या होगा भाई? तो हिंदी अक्षरों को 3 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में। चले, तो ध्यान देंगे हिंदी अक्षरों को बालक पहचानने लगता है। तो बालक पहचानने लगता है कब भाई? तो जब वह बाल्यावस्था की ओर अग्रसर होगा और शैशवावस्था के अंत की आयु वर्ग में होगा, तो वह बालक हिंदी अक्षरों को पहचानने लगेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं 4 वर्ष की आयु ऐसी आयु होगी जहां पर बालक हिंदी अक्षरों से परिचित होगा, हिंदी अक्षरों को समझना प्रारंभ करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चले, ममता गिरी जी 23 का बी। नाउ इट्स हेयर सर। चले, टेक्निकल इशू होने के कारण ऐसा हो सकता है कि भाई कभी आपको वीडियो सही तरीके से न प्रस्तुत हो रहा हो, लेकिन अब तो क्लियर जा रहा है आप सभी के पास। चले, सभी लोग देखेंगे सेशन के साथ लगातार सभी लोग जुड़े रहे। चले, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? ध्यान देंगे, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो कहेंगे स्टर्न, बिने, टर्मैन या इनमें से कोई नहीं। बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? तो सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर का क्या हो जाएगा भाई? तो बुद्धि लब्धि या आईक्यू लेवल की अगर मैं बात करूं तो आईक्यू लेवल को संपूर्ण सूत्र देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो संपूर्ण सूत्र देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है भाई? तो आप कहते हैं टर्मैन के द्वारा संपूर्ण सूत्र दिया गया। बुद्धि लब्धि का संपूर्ण सूत्र क्या होता है? तो आईक्यू लेवल बराबर होता है MA/CA × 100। तो ध्यान ये देंगे कि संपूर्ण सूत्र के जनक टर्मैन महोदय हैं।
मनोविज्ञान में आप ध्यान देंगे जब बुद्धि लब्धि की बात होगी, आईक्यू लेवल की बात होगी, बुद्धि मापन की बात होगी, तो सबसे पहले मानसिक आयु की जांच किसने की? तो मानसिक आयु की जांच सबसे पहले बिने ने की। लेकिन अधूरे सूत्र देने वाले कौन है? तो आप जब अधूरे सूत्र की ओर जाते हैं तो MA/CA देने वाले कौन है भाई? तो आप कहते हैं स्टर्न महोदय के द्वारा बुद्धि लब्धि के अधूरे सूत्र का प्रतिपादन किया गया। आपको 3 महत्वपूर्ण मुद्दे मिलते हैं कि मानसिक आयु की सबसे पहले जांच किसने की? तो बिने ने की। आप कहते हैं बुद्धि लब्धि के अधूरे सूत्र किसने दिए? स्टर्न ने। अब बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है? तो आप कहते हैं टर्मन। या कहते हैं संपूर्ण सूत्र को देने वाले कौन है? तो आप कहते हैं टर्मन महोदय। अब यहाँ पर छांटना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि बुद्धि मापन में किसे छांटा जाए। तो ध्यान ये देंगे, बुद्धि मापन के अगर जन्मदाता के रूप में देखना हो, बुद्धि लब्धि के मापन के रूप में अगर मानना हो, तो आप लेकर चलते हैं किसे? बिने महोदय को, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का सर्वप्रथम उपयोग किया था। क्योंकि प्राचीन में बुद्धि मापन शारीरिक आकार या आकृति के रूप में किया जाता था। कहा यह जाता था जिस व्यक्ति की खोपड़ी जितनी बड़ी होगी उस व्यक्ति में बुद्धि उतनी ही पाई जाएगी। तो वैज्ञानिक पद्धति लाने वाले कौन है? बिने महोदय हैं। और आधुनिक रूप में संपूर्ण सूत्र देने वाले कौन हैं? तो आप कहेंगे टर्मन महोदय हैं। चले, एक्सलेक्सिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एलेक्सिया क्या है? सभी लोग कमेंट करेंगे। पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, या सुनने की अक्षमता है? क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान देंगे, एलेक्सिया एक प्रकार की अक्षमता है, तो यह किससे जुड़ा हुआ है? तो ध्यान देंगे, पढ़ने की अक्षमता के साथ या लिखने की या सुनने के साथ एलेक्सिया का संबंध नहीं होता, बल्कि सीखने की जो अक्षमता होती है इस अक्षमता के साथ आपका जुड़ा हुआ होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एलेक्सिया किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे एलेक्सिया सीखने की अक्षमता के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि आप देखते होंगे अक्षमता बहुत सारी आपके पास आती है, डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिसकैलकुलिया, ये सभी ऐसे हैं जो बालकों में अक्षमता को प्रदर्शित करते हैं, खासकर अधिगम की अक्षमता की ओर जो चलता है। आप जब देखेंगे कि पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, गिनने की अक्षमता, ये सभी अक्षमताएं अधिगम के क्षेत्र में इंगित किया जाता है, वही एलेक्सिया क्या है? सीखने की अक्षमता के साथ संबंधित होता है। चले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, या बहरे बालकों की पहचान के लिए। चले, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? तो ध्यान देंगे, प्रमापीकृत परीक्षण जो कराए जाते हैं ये मंदबुद्धि बालकों के पहचान के लिए या प्रतिभाशाली बालकों के पहचान से संबंधित नहीं होते। ये जो पिछड़े बालक हैं, इन पिछड़े बालकों की पहचान के लिए प्रमापीकृत परीक्षण का उपयोग किया जाता है। बहरे बालक क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं। ये पहले ही अपने आप को प्रमाणित कर चुके हैं क्योंकि ये शारीरिक रूप से अपंग हैं। लेकिन पिछड़े बालक की पहचान के लिए आप किसे लेकर जाते हैं? प्रमापीकृत परीक्षण की ओर। चले, शिक्षा मनोविज्ञान के उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? एजुकेशन साइकोलॉजी जो आप देखते हैं इसकी उत्पत्ति का वर्ष कौन सा वर्ष माना जाता है? तो ध्यान देंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी की अगर चर्चा की जाए, जब मनोविज्ञान में व्यवहारवाद पूर्णतः आया उस समय एजुकेशन साइकोलॉजी के वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्योंकि आप जानते हैं 1920 में व्यवहारवाद को लाने वाले जेबी वॉटसन महोदय के द्वारा सिद्धांत दिया गया। जेबी वॉटसन महोदय के द्वारा व्यवहारवाद को प्रमाणित किया गया और शिक्षा में
व्यवहारवाद शामिल हुआ। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उत्पत्ति का वर्ष है यह 1920 को माना जाता है। चले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अधिकतम मानी जाती है? ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जिन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अधिकतम मानी जाती है? आप जानते हैं कि जिन पियाजे महोदय के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, यह सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। पियाजे महोदय ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाओं की चर्चा की, जिसे आप कहते हैं संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या आप कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ध्यान देंगे कि जब आप संक्रियात्मक अवस्था के रूप में बांटते हैं तो संवेदी गामक आप 0 से 2 वर्ष रखते हैं, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक को रखते हैं, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक को रखते हैं, वहीं 11 से 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक आयु वर्ग को रखते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है, उसमें आयु कितना शामिल है? तो आप कहेंगे 11 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मतलब आप ये मान लें कि बालक अब टीन एज की ओर जा रहा है और टीन एज की ओर वह प्रवेश कर रहा है। चल नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है? इस प्रश्न का तो जवाब आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं क्योंकि आप परिचित हैं ऐसे बालकों से। चलें, जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 29, यह सेकेंड लास्ट प्रश्न है, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो जड़ बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं वो बालक कौन से हैं? तो आप ये कहते हैं जब 120 हो तो प्रतिभाशाली। आप यहाँ पर किसे रखते हैं? सामान्य को रखते हैं। आप इसे कहाँ रखते हैं भाई? सामान्य से कम की ओर आंकते हैं। लेकिन जब जड़ बुद्धि बालक की बात हो तो आप कहेंगे जिस बालक की बुद्धि लब्धि 71 से कम होगा वह बुद्धि लब्धि जड़ बुद्धि वाले बालकों को प्रदर्शित करेगा। जड़ बुद्धि लब्धि वाले बालकों की श्रेणी यही निर्धारित की जाएगी जिसकी बुद्धि लब्धि 71 से कम मानी जाएगी। क्लियर है? चले, आज का यह लास्ट प्रश्न है, दमदार तरीके से आप सभी लोग कमेंट करेंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भावस्था में बालकों को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? चलें, 150 दिन, 280 दिन, 390 या 460? बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। गर्भावस्था से यह प्रश्न डाला गया है जहां आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास के टॉपिक को आप देखते हैं। चले, अभिषेक पाल जी ऑप्शन डी। चले, लास्ट प्रश्न का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर के साथ आप अपने ऑप्शन का चयन करेंगे क्योंकि आज आपके बाल विकास के सेगमेंट का यह लास्ट प्रश्न है। उम्मीद है आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से कमेंट करेंगे। तो चलें, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा कि गर्भ में बालक विकसित होने में कितने दिन समय लगेंगे भाई? तो आप कहेंगे गर्भ में बालकों को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। 280 दिन में बालक गर्भावस्था में पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। ये समय निर्धारित किया गया है गर्भावस्था का। तो चलें, आज मनोविज्ञान के सेगमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण से लेकर बाल विकास तक के प्रश्नों को शामिल किया गया। लगातार या आपका सेशन 6 से 7 के बीच में फिक्स किया गया है जहां पर आप सभी
बाल विकास के सेगमेंट के साथ जुड़कर अपना सुपर टेट के जो लक्ष्य है, जहां पर आप 30 नंबर के बाल विकास, शिक्षण और जीवन कौशल की चर्चा करते हैं, तो मैं अरुण जय मिश्रा लगातार आपके लिए बेहतर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हूं। सब लोग अपने नियत समय पर अवश्य जुड़ें और अपने इष्ट मित्रों को अवश्य जोड़ने की कोशिश करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो, क्योंकि संस्थान आपके लिए मॉक टेस्ट से लेकर महामैराथन तक का आयोजन कर रहा है, जिससे आप सुपर टेट में अपने आप को सफल कर सकें और एक सीट अपना निर्धारित कर सकें। तो मिलेंगे कल फिर इसी निश्चित समय अवधि पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।